पे है कि 15, 18 और 24 का लसा है। 15, 18 और 24 का लसा ज्ञात करना है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लसा ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, चलिए लसा ज्ञात करते हैं। तो लसा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पहचान में आए। देखिए 15 है ना, चलिए डायरेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखिए। 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो 3 5 15। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 × 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब 3 × 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पे पावर कुछ नहीं था, एक पावर छिपा होता है। अगुड़े 5 पावर पे पावर भी कुछ नहीं था, एक पावर छिपा होता है। इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताइए। लिख सकता हूँ। अब 18 है तो 18 का ये 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में। अब 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। तो 2 3 6 और 36 18 होगा ना। चलिए 2 1 है, ये है तो 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। और 3 2 बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 2। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 24 पे। 24 पे आएंगे तो पहले 2 से कटाएंगे तो बार बार कटेगा। 2 से कटाएंगे बार बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, यही तो करता है। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24, सही ना होगा। अब देखिए दूध कितने बार है, 3 बार में, तो इसे लिखेंगे 2 पे पावर 3 अगुड़े 3 एक ही बार है तो 3 को हम लिखेंगे 1। ठीक है, इतना कर लेंगे कि नहीं आप लोग। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है कि 15 18 और आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, और 24 का लसा। ठीक है, और 24 का लसा हमें ज्ञात करना है, 24 का लसा। अब देखिए लसा कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, सब देखिए इसमें क्या क्या अंक है, एक 2 है, एक 3, एक 5, 2 3 5 ही है। तो 2 3 5 में सबसे बड़ी घात देखेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं का बड़ी घात लेने पे, तो बड़ी घात पहले 2 का बड़ी घात क्या लेंगे, तो देखिए 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 3, तो सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 3 ही तो हुआ। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 गुड़े। अब इसके बाद 3 आया, 3 पे सबसे बड़ी घात किसका है, 3 पे पावर 2 का। अब 3 पे पावर 2 लेंगे। इसी तरह 5 का सबसे बड़ी घात क्या है, तो 5 पे पावर 1 ही तो है। ठीक है, इतना बस। बड़ी घात लेने पे यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बड़ी घात लेने पे, बड़ी घात लेने पे, तो बड़ी घात मैंने ले लिया। तो अब 2 पे पावर 3 क्या कहलाता है, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 और 3 के 24। 2 पे पावर 3, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 8, ये निकालेगा। अच्छा देखिए आप समझ नहीं यार, 2 पे पावर 3 को यही तो लिखेंगे, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, यही तो लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 आ गया। अब 3 पे पावर 2 को क्या लिखेंगे, 3 गुड़े 3, ये कितना आ गया, 9 आ गया। अब 5 पे पावर 1 को क्या लिखेंगे, 5, मतलब ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 5 40 और 40 गुड़े 9, 9 चौको 36, कितना आ गया, 360। तो दोस्तों अब यहाँ से 360 आ गया, मतलब कि 15 18 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। अब बताइए कोई दिक्कत, अब बताइए किसी को नहीं समझ में आया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तभी कमेंट बॉक्स कीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अब इतना सरल पढ़ाने पर अगर नहीं समझ में आता है तो भाई अब नहीं हो पाएगा तब। ठीक है, मैथ में तब कैसे हो पाएगा बताइए। तब इतना सरल पढ़ाने पर नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। निकालने का विधि भी आप लोग समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी मैं समझाने का पूर्ण रूप से आपको कोशिश करूंगा। सारे क्वेश्चन में समझा दूंगा, आप लोगों को बस समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए दो को जोड़ा दिया है, इन दोनों जोड़ा में से आपको बताना है कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जान जाइए कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या वो होगा जिन दो संख्याओं का, अगर कोई x या कोई y, इन दोनों संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकाल लें, अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर आपका 1 आ जा रहा है तो समझ लीजिए वही सहभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन चारों ऑप्शनों को अलग अलग से आपको चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि मैं अभी चेक करूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और इसे हल करके दिखा देता हूँ। आप एग्जाम में पहले आपको तो तुरंत मालूम नहीं रहेगा कि यही होगा भाई, आपको तो चेक करना पड़ेगा। तो पहला निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास समय उतना नहीं है क्योंकि भाई सारे क्वेश्चन आपको कराने हैं। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसको हल करके भी दिखा देता हूँ। सहभाज्य संख्याओं का युग्म दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। तो चलिए 18 और 25 का एचसीएफ तब हम निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 18 है, तो 18 का भाग देंगे 25 में, तो यहाँ से कितना जाएगा 18 एकम 18। ठीक है, तो 25 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 7। अब 18 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी के 14। अब 18 में से 14 गया तो 4 बच गया। अब देखिए अब 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। अब यहाँ से कितना बच गया 3 बच गया।
ठीक है। अब कितना भाग देंगे, 4, 4 काम 4 में देंगे तो 3 एकम 3, तो कितना बच गया 1। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 1 3 आई 3। अब यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, कट जाएगा ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 1 से कट जा रहा है पूरा, तो जिससे कट जाता है पूरा वही एचसीएफ होता है। तो मतलब हमको ये मालूम चल गया कि 18 और 25 का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। 18 और 25 का तब एचसीएफ 1 आ गया, मतलब यही सभाज्य संख्याओं का युग्म होगा भाई। 100% क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 100% आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3 सवाल मैंने लिया हूँ और तीनों सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए मैं एक सवाल हल करके ज्ञात करके दिखा देता हूँ आप लोग को, और ईमानदारी से ये दोनों सवाल आपको घर पे करना, बता दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अब इसे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए इतने कम समय में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए 135 है और क्या भाई, चलिए 225 है। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए यहाँ थोड़ा पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मेट होता है, आप इसको ही जान लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मेट। ठीक है, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, अब इस पे ही आधारित होते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इस पे ही फॉर्मेट पे करना होता है। अब कैसे करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन बड़ा है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक तो 135 से बड़ा है आपका 225। ठीक है, अब 225 बड़ा है तो यहाँ रफ कार्य में अब आप करिएगा कहाँ पे कि 225 में अब भाग देना आप कितना 135 का। तब 135 में देंगे तो 135 से कम 135। ठीक है, और 225 में 135 घटेगा कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब देखिए शेषफल 0 नहीं ना आया, अब इतना में आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग एक लिखना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एल्गोरिथम से। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लिख देंगे तो क्या था, भाज्य बराबर, भाज्य क्या होता है 225, जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा आप लोगों को। भाज्य 225 बराबर भाज्य क्या होता है 135 गुणे, अब भागफल क्या होता है 1, अब प्लस शेषफल क्या है आपका 90। तो इसी तरह लिखना है। अब बस यहाँ पे आपको लिख देना है, शेषफल को आर से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर। तो आर बराबर लिखना आपको 0 नहीं है, कहाँ 0 है, नहीं ना है, तो बस आपको यही कंडीशन लिख देना बस। अब आपको क्या करना है कि अब एचसीएफ में जानते ही हैं, अब 90 शेषफल आ गया तो अभी इसका भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो अब ये भी कितना जाएगा 90 कम 90। ठीक है, तो 135 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ 5 और 9 4 13 कितना बच गया 45। अब यहाँ पे विशेषफल 0 नहीं है, तब फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या होता है भाज्य बराबर, यही तो होता है भाज्य क्या, अभी भाज्य यहाँ पे कितना हो गया 135, तो 135 बराबर भाजक कितना हो गया 90, तो 90 और गुणे भागफल कितना हो गया 1 प्लस शेषफल कितना हो गया 45। और कंडीशन यहाँ पे भी यही रहेगा कि शेषफल जो है 0 नहीं आया है, बात खत्म। ठीक है, अब आपको करना है यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे उजाला आ रहा है। अब 45 का भाग देंगे किसमें 90 में, तो 45 दूनी के 90। अब देखिए 45 से पूरा शेषफल कट गया, तो पूरा कट गया तो फिर इसमें लगा देंगे एल्गोरिथम कि भाज्य बराबर क्या है, इसमें भाज्य अब 90 हो गया, अब भाजक क्या हो गया आपका 45 और भागफल क्या हो गया 2 और शेषफल क्या आ गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर क्या आ गया 0। और जब आर बराबर 0 आ गया, जिस संख्या से आया रहेगा कटने पे, किससे आया है 45 से आया है, तो अब हम लिखेंगे कि इसलिए 135 और 225 का क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। 225 का एचसीएफ कितना आ गया आपका 45, बात खत्म। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लियर हो चुका होगा 100%। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको और सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अब इस ईमानदारी से 2 क्वेश्चनों को आपको अपने घर से कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वो इतना अच्छा समझा दूंगा आप लोग सारे क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों इस वीडियो में क्लियर नहीं होता तो 2 वीडियो आएंगी, 3 वीडियो आएंगी, आपका वास्तविक संख्या कही, लेकिन आपको पूरा कंफर्म करवा देंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 बचे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या करें, क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। ठीक है, 70 और 125 से भाग देना, तो सिंपल ये चीज है। देखिए 70 है और 125 है, इसमें भाग देने पर शेषफल 5 और 8 बचे, तो जो शेषफल बचता है दोस्तों बस इसी में इसको माइनस कर दीजिए, बात खत्म। माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 65, और यहाँ से कितना बढ़ जाएगा 8 7 15 और 117 बच जाएगा। ठीक है,
अब आपका बच गया कितना 117 और बच गया 65। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब इसका आपको मौसन निकाल देना। अगर इसका आप एचसीएफ निकाल देते तो जो इसका एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा, बहुत सिंपल। अब 117 में अब किसका भाग देना आपको 65 का, ठीक है। तब 117 में 65 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 65 एकम 65 जाएगा। यहाँ से कितना बच गया 2 और यहाँ से 6 5 11 कितना बच गया 52 बच गया। अब 52 का भाग देंगे 65 में तो 52 एकम 52, तो यहाँ से कितना बच गया 3 बच गया और यहाँ से आपका बच गया 13। अब 13 का भाग देंगे 52 में तो 13 चौक को 52। अब 13 चौक को 52 पूरा कट गया 13 से, तब शेषफल 0 आ गया। देखिए 13 से शेषफल कितना आ गया आपका 0 आ गया, मतलब 13 ये क्या है एचसीएफ है। और तब 13 एचसीएफ निकल गया तो मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई 13 ही हो गई, क्योंकि 13 से भाग देने पे आपका शेषफल 5 बचेगा और 8 बचेगा, बस आंसर हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 70 और 125 से भाग देने पर जो शेषफल बचे, शेषफल में उसको घटा दीजिए और उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस बार 100% आने वाले हैं, अब आएंगे भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, उसी के आधार पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 करोड़ में 2 एक अपरिमेय संख्या है। 5 करोड़ में 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या दर्शाना है, ठीक है। तो इसका हल हम लोग लिखते हैं। देखिए हल जब भी आएगा तो किस प्रकार आप लिखेंगे आप लोग कि माना 5 करोड़ में 2 एक परिमेय संख्या है। 5 करोड़ में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आप लोगों को। मतलब अगर आप सिद्ध करने के लिए देगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है तो हल में आपको लिखना पड़ेगा माना यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देता तो हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करना है। तब इसे हमने कह दिया कि 5 करोड़ में 2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लिखते हैं a बाई बी के रूप में, लिखते हैं कि नहीं अस बटा हर के रूप में, तो इसी को बराबर होगा परिमेय संख्या है, तो ठीक है इतना निकल गया। और जहाँ पे जो a और b होता है तो a तथा b सभाज्य संख्या होता है। सभाज्य संख्या भी मैंने बताया कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वो सभाज्य संख्या, तो a तथा b क्या हो गया सभाज्य संख्या है, ठीक है, सभाज्य संख्या। और b जो है 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या। तब यही तो होता है अंश जो हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतना चीज आपको लिख देना है किसी कीमत पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे तब यहाँ से मैं करणी का 2 का मान निकालूंगा तो a, अब 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5b, तो करणी में 2 बराबर a बटा कितना हो जाएगा 5b, ठीक है। अब इसलिए अब बात को समझिए, इसलिए आपको करना है यहाँ पे कि 5 a और b क्या है पूर्णांक है, 5 a b और क्या है पूर्णांक है। अब आपको लिखना है इसलिए a बटा 5b, इसलिए a बटा 5b एक क्या है परिमेय संख्या है, इसलिए a बटा 5b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब बात समझिए, जब a बटा a आ गया अंश बटा तब ये हर आ गया तो ये क्या दोनों पूर्णांक हो गया, तब ये दोनों पूर्णांक हो गया तो a बटा 5b एक क्या हो गया परिमेय संख्या। तब यहाँ पे आपने अंश बटा हर लिख लिया तो ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया कि नहीं, तो परिमेय संख्या हो गया। तब इसलिए करणी में 2 भी होगा जो एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा, जो करणी में 2 है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे भी मैं 1 लिख सकता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। यहाँ एक लाइन लिखना आपको, यहाँ करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक लाइन लिखना पड़ेगा छोटा सा, एक परिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोधाभास है, इस तथ्य का विरोधाभास है, आपको बस एक लाइन और लिखना है, इस तथ्य का क्या है विरोधाभास है। अतः 5 करणी में 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही आपको लिखना है इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या जो 17/90 है शांत दशमलव या शांतवर्ती, ठीक है। चलिए मैं शांत और अशांत एक बार एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर 2 पे पावर n
और गुणे 5 पे पावर m, यह हर, अगर हर किसी संख्या का हर अगर इस रूप का हो जा रहा है, किसी संख्या का हर अगर इस रूप का हो जा रहा है, ठीक है, परिमेय संख्याओं का जो हर होता है अगर इस रूप का हो जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत आवर्ती होगा। अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। बस इतना एक कंसेप्ट, और कुछ इसमें है ये नहीं कि मैं आपको बताऊं। कितना सिंपल भी है। देखिए कह रहा है कि 17/90, 17/90 आपका शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती। हर क्या हमारा 90, हर हमारा 90 है। तो चलिए हर को इस रूप में चेंज करते हैं। इस रूप में चेंज के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से कटाएंगे तो 45 बार में, 3 से कटाएंगे तो 15 बार में, फिर 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, और फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। यही तो हम क्या लिख सकते हैं, 17/90 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 5, यही तो लिख सकते हैं। और इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, 17/2, 3 2 है तो 3 पे पावर 2 × 5, इतना लिख सकता हूँ कि नहीं। तो मैं क्या बताया था कि अगर हर और सिर्फ 2 पे पावर n और 5 पे पावर m रहे तो ये शांत होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी 2 पे पावर 1 तो आ गया, फिर 5 पे पावर m और 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी आ गया। लेकिन ये 3 पे पावर 2 डिस्कस मतलब थोड़ा बीच में आ जा रहा है। ठीक है, बस इसमें 2 इतना आना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, तो इसमें भी आ जा रहा है, इसलिए शांत नहीं होगा। क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती, बस और कुछ नहीं। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हर आपका बस इतना आएगा, बस सिर्फ 2 पे पावर n × 5 पे पावर m, बस इतना आएगा तभी शांत होगा। अगर बीच में कुछ भी आ गया, 2 3 5 7 8 कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो वो भाई शांत नहीं होगा, शांत होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7 में की ओर। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इसे हल करेंगे आप। ठीक है, आसानी से। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 3 सवाल में यहाँ पे दिया हूँ, एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन ईमानदारी से आपको अपने घर पे करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए बता रहा हूँ, तो आपको सिंपल करना है कि पहला आपका 140, बस 140 का आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, इसके बाद आप 5 से कटाते हैं तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 से कटाएंगे तो 1 बार में। ठीक है, बस आपको ये करना है कि 140 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ 2 2 बार पे तो 2 पे पावर 2 × 5 × 7, बस यही तो है भाई अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, बस यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि 2 पे पावर 2 × 5 × 7, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ईमानदारी से 2 एलसीएम लेके इसका भी आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज के लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया। बस इतने में से ही आएगा, पहला चैप्टर से आएगा भी तो आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखने या समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि क्या संख्या 43.123456789 पे बार को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदला जा सकता है, तो p/q के रूप में ज्ञात कीजिए। अगर बदला जा सकता है तो भाई p/q के रूप में ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे कि यह जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो अशांत आवर्ती को हम p/q के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, आप कैसे बदला जा सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये इतना दिया है तो हम लोग लिख देंगे कि माना, इसका हल देखिए, माना x बराबर 43.123456789। ठीक है, इतना पे बार है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि जितना पे बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए दशमलव के 1 मान लीजिए, दशमलव के 1 मान लीजिए, और 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 9 को 0 बढ़ा लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9 हो गया ना इतना में। अब आपको करना क्या है कि अब इतना का गुणा दोनों पक्षों में गुणा करने पे। ठीक है, तो आपको लिखना है 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ठीक है, इतना से दोनों पक्षों में गुणा करने पे, दोनों पक्षों में गुणा करने पे, गुणा करने पर, और दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो यही तो होगा। अब इतना भी इतना गुणा करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 फिर x बराबर। अब इसका गुणा करेंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ जानते हैं कि अशांत आवर्ती है तो फिर ये दोहराएगा, तो आ जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इसी तरह आता रहेगा कि नहीं। अब आपको करना ये चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कि इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण क्या मान लीजिए 2, ठीक है। वो समीकरण 1 है, समीकरण 2। अब लिखना है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पे, घटाने पे। तो चलिए 2 को घटाना है, 2 को 1 में से घटाना है तो पहले 2 को उतारते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 x बराबर यही था ना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे बारीन था। ये समीकरण दूसरा है। समीकरण नीचे लिखा जाए तो x बराबर समीकरण पहला क्या है आपका कि 43.123456789 पे 12, ठीक है। अब इसको घटा रहे हैं समीकरण पहला, तब घटाएंगे तो जैसा हम देख रहे हैं दशमलव यहाँ पे भी, दशमलव यहाँ पे, तो दशमलव के आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या दशमलव की इधर भी 1 2, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब ये आपस में कट जाएगा, तब बच जाएगा आपका सिर्फ 43। अब 43 को क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। तब घटाएंगे दोस्तों, देखिए पहले इसको घटाइए, इसको इतना में से घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, तब 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ 9 बच जाएगा। तो ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे 9 को 9 बच जाएगा। तो 3 3 6 और 3 3 के 9, ठीक है। इतना x बराबर 43 इसमें घटाएंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 7, और 8 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 4। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, अरे 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा ना, 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, और यहाँ पे 4, अब बाकी उतर जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, तो यहाँ बच जाएगा 46, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ पे 43 ये ना बचेगा। तो आपको करना क्या है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 7 फिर 4 और फिर 6, अब बटे में या नीचे आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो अब देखिए p बटे q के रूप में आ गया कि नहीं, ये p बटे q के रूप में लिखा गया। तो दोस्तों कुछ है नहीं, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल, ठीक है। 1 2 बार वीडियोस को देखेंगे अच्छे तरीके ना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया हूँ। तो दोस्तों इससे बार एक भी क्वेश्चन आए इधर उधर नहीं जाएगा, बस चीज़ों को आप अच्छे से बस याद कर लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।